वालेकुम सलाम। हाँ, क्लास पर स्टार्ट हुआ। एक टॉपिक आपकी जो टाइम टेबल है उसमें लिखा हुआ है रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन कार्डियक कंट्रैक्शन, एंड द सेकंड टॉपिक इज कार्डियक enzymes. So first we will study the cardiac biomarkers. It is a very important topic. You all are requested to take a pen and a sheet. Okay, I will point out some very important points that you will written separately. You may not find it in the slides. So first of all, cardiac biomarkers. This is a very important topic, both for MCQs and for practical purposes. You may come across it in your third year, fourth year, final year, but the basic will be discussed here. What are the objectives of today's lecture? Present the background scientific information concerning cardiac biomarkers, the current and the historical markers. Okay? In the past, different markers were used. Nowadays, different markers are being used. So we will point it out. Present information about the medical use and utility of cardiac biomarkers. The first two objectives are very important. Slides मैंने शेयर किए हैं, ठीक है? Slides तो शेयर हो गए हैं. आप सब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका अपना होगा, ठीक है? Concentrate on the topic. हाँ, definition. What is a biomarker? A biomarker is a substance used as an indicator of a biological state. कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल स्टेट को जाहिर कर सके. बायोलॉजिकल स्टेट मींस एनी फिजियोलॉजिकल स्टेट, मतलब एनी नॉर्मल स्टेट, एनी पैथोलॉजिकल स्टेट, एनी एबनॉर्मल स्टेट, एनी फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस टू ए ड्रग फॉर एग्जांपल. तो हम, इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गन के स्टेटस को जानने के लिए कि वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो डिजीज है, या हमने कोई ड्रग दिया हुआ है और हम उस ड्रग का रिस्पांस देखना चाहते हैं, तो इन सारी सिचुएशंस में हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में कुछ केमिकल्स हमें गाइड कर सकते हैं. इन केमिकल्स को हम कहते हैं बायोमार्कर्स. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो कार्डियक मार्कर्स है. तो कार्डियक बायोमार्कर्स आर सब्सटेंसेस रिलीज्ड फ्रॉम द हार्ट मसल व्हेन इट इज डैमेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन. इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है, वो मैं पॉइंट आउट कर लूंगा. लेकिन कार्डियक बायोमार्कर वो सब्सटेंसेस है जो कार्डियक मसल जब डैमेज हो जाए तो उसकी रिलीज की वजह से उससे रिलीज होते हैं, उसकी डैमेज की वजह से उससे रिलीज होते हैं. ये पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आप लोगों ने फिजियोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि different enzymes and proteins are present in the cytoplasm and the nucleus, mainly in the cytoplasm. तो जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल से नॉर्मली फिजियोलॉजिकल स्टेट में नॉर्मली आमतौर ये एंजाइम्स और प्रोटीन्स लीक नहीं होते. मुझे पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर है, ये आपकी डिफरेंट बुक्स आप लोग यूज करते हो, तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है? मेरे पास जो बुक है वो पंकजानाइक है इस टाइम, लेकिन ये लेक्चर्स मैंने डिफरेंट सोर्सेज से वो कर लिए हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर 26 है. लेकिन ये जो स्लाइड्स है ये डिफरेंट सोर्सेज से है, ठीक है? आप लोगों के पास एक पेन और शीट होना चाहिए, ठीक है? तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये रिलीज नहीं होते या बहुत थोड़े मकदार में रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में. पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे सेल इंजरी. जब सेल इंजर्ड हो जाए तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है. डैमेज की वजह से साइटोप्लाज्म के जो एंजाइम्स है और प्रोटीन्स है वो प्लाज्मा में लीक होना शुरू हो जाते हैं.
तो ये जो मार्कर्स है इनको हम लैब में फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है, अगर कोई मार्कर है, कोई केमिकल है प्लाज्मा में, वो इंक्रीज हो गया है नॉर्मल से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि उस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गया है। तो कार्डियक मार्कर्स हमें कार्डियक की इंजरी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, नॉट मायोकार्डियल इंफार्क्शन ओनली। मायोकार्डियल इंफार्क्शन को एक लेमेन हार्ट अटैक कहता है, ठीक है, लेकिन हम उसे एमआई कहेंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। व्हाट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन? आपके लेवल पर उसकी पैथोलॉजी क्या है? मायोकार्डियल सेल्स, कार्डियक सेल्स की डेथ हो जाती है। तो जब डेथ होगी तो उससे पहले मेम्ब्रेन डैमेज होगा। मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से ये जो केमिकल्स है ये प्लाज्मा में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, हार्ट अटैक में, हमें ये मार्कर्स ब्लड में इंक्रीज मकदार में मिलेंगे। तो these are substances released from the cardiac cells when the cells are damaged as a result of myocardial infarction. These are different terms. Yes sir, sir. यस यस, द कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड कार्डियक मार्कर्स, बिल्कुल इस चैप्टर का नाम यही है। हाँ, ये आप नोट कर ले, एज विल बी डिस्कस्ड, आगे स्लाइड्स में आ रहा है। इट हैज बीन शोन दैट कार्डियक मार्कर्स कैन बी रिलीज फ्रॉम कार्डियक टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज फ्रॉम प्रोसेसेस अदर देन एमआई। अदर देन एमआई क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं? अदर डिजीजेस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसके अलावा एंजाइना एक अदर डिजीज है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, ऑल दीज आर डिफरेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। मतलब इसमें कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अलावा एंजाइना में, जो कि स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है, उनमें भी कार्डियक मार्कर्स क्या हो सकते हैं? एलिवेटेड हो सकते हैं, ब्लड में उनकी मकदार इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इस स्लाइड की समझ आ गई कि बायोमार्कर क्या होते हैं, कार्डियक बायोमार्कर्स कौन से हैं, और कार्डियक बायोमार्कर कौन सी कंडीशंस में इंक्रीज होती है। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि कार्डियक बायोमार्कर्स कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगी, तो आप एक वर्ल्ड में जो एक्यूरेट जवाब होगा वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। हार्ट के हिसाब से अदर कंडीशंस में भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन मैं आपको कार्डियक डिजीजेस की कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, व्हाट आर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस? कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस आर डिफरेंट presentations that result due to damage in the coronary artery. वो क्या हो सकते हैं? एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, इसकी मेन पैथोलॉजी क्या है? सेल इंजरी। जब सेल इंजर्ड हो जाएगा तो उससे कुछ केमिकल साइटोप्लाज्म से प्लाज्मा में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इन केमिकल से कार्डियक के फंक्शंस के बारे में, या कार्डियक की जो स्टेटस है कि वो उसमें इंजरी है या वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में है, हम उससे इसका पता लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं कार्डियक बायोमार्कर्स। अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये आपके टॉपिक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इससे बताना लाजमी है। ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे आम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं? इसमें एक खास किस्म का चेस्ट पेन होता है, ईसीजी में प्रॉब्लम्स होती है, और आपके जो बायोमार्कर्स है, कार्डियक इंजरी के जो बायोमार्कर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि इस बंदे को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। ठीक है, ये एक ट्राइएड है, ट्राइएड ऑफ चेस्ट पेन, characteristic chest pain, ECG abnormalities, and increase in cardiac biomarkers in the plasma। ठीक है, तो इस स्लाइड की बस यही इंपॉर्टेंस है आपके लिए। व्हाट बायोमार्कर्स आर गुड फॉर, मतलब बायोमार्कर्स, हम जो कार्डियक बायोमार्कर्स है उसकी यूटिलिटी क्या है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो सबसे जो पहला यूज है इसका, वो डायग्नोजिंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन की डायग्नोसिस के लिए हमें बायोमार्कर की जरूरत हो सकती है। WHO एक इदारा है, वो तीन चीजों को इंपॉर्टेंट समझता है
मायोकार्डियल इंफार्क्शन के डायग्नोसिस के लिए। एक हिस्ट्री मतलब चेस्ट पेन, दूसरा ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज, तीसरा कार्डियक बायोमार्कर्स। तो डायग्नोजिंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन की डायग्नोसिस में कार्डियक बायोमार्कर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करती है, डिटेक्टिंग मायोकार्डियल डैमेज वेदर इट इज ड्यू टू एमआई और अदर कार्डियक प्रोसेसेस। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मायोकार्डियल डैमेज अगर हो जाए तो ये कार्डियक बायोमार्कर्स इंक्रीज हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दी है। एग्जांपल वाज एंजाइना, मायोकार्डाइटिस। ये डिफरेंट डिजीजेस है जिसको आप लोग जस्ट समझ ले बस एट दिस लेवल। अच्छा, रिस्क स्ट्रेटिफाइंग पेशेंट्स, इसका क्या मतलब है? अगर किसी बंदे को कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए मतलब एमआई हो जाए तो इसके डिफरेंट मतलब हम इसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। डिफरेंट ग्रुप्स में उसको क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, और फिर उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। तो रिस्क स्ट्रेटिफाइंग पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके कार्डियक मार्कर्स कम एलिवेट होंगे, किसी की ज्यादा एलिवेट होंगे, किसी की एलिवेट हुए होंगे, किसी के नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो फिर हम उनको डिफरेंट रिस्क ग्रुप में रखते हैं, जो आप लोग मेडिसिन में शायद पढ़ोगे, अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन रिस्क सर्टिफिकेशन में कार्डियक बायोमार्कर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब है एक होता है डायग्नोसिस, एक होता है प्रोग्नोसिस। ठीक है, इसको मैं सिंपल अल्फाज में बयान कर लूँ फिर डेफिनेशन की तरफ हम आएंगे। ठीक है, अच्छा, चैप्टर पे मालूम शी تاسو زما د لیکچر ته لغوه کې دغه بو شيخه बुक کې بیا نه پويږي بیا ورته प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रोग्नोसिस, अगर हम किसी डिजीज को डायग्नोस कर लें, ठीक है, अगर हम किसी डिजीज को डायग्नोस कर ले, ठीक है, तो डिजीज अपना एक नेचुरल वो कोर्स फॉलो करती है। कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जो होने के बाद मतलब उसकी बहुत अच्छी आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदी को फ्लू हो गया, नॉर्मल जो फ्लू है, फ्लू हो जाता है, 5 6 7 दिन रहता है और फिर खत्म हो जाता है। मतलब फ्लू का जो नॉर्मल आउटकम है वो गुड है, एक्सीलेंट है बल्कि। इसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, द आउटकम ऑफ द डिजीज। एक डिजीज हो गया तो वो क्या कोर्स फॉलो करेगा, उसकी आउटकम क्या होगी, ये प्रोग्नोसिस है। तो कुछ डिजीज अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, कुछ की मीडियम प्रोग्नोसिस, कुछ की बेड प्रोग्नोसिस होती है। कैंसर की बेड प्रोग्नोसिस है, मतलब ज्यादातर जो कैंसर है उनकी प्रोग्नोसिस पुअर है, उसका जो आउटकम है वो पुअर है। क्या मतलब, क्या आउटकम, आउटकम का मतलब है डिजीज की मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब है कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर मैं कहूं कि इस डिजीज की प्रोग्नोसिस अच्छी है तो इसका मतलब यह होता है कि इससे डेथ कम हो रही है और इससे मॉर्बिडिटीज कम हो रही है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। आप लोग देख रहे हो कोरोना वायरस आजकल, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसमें, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ कोविड-19। तो उसकी जो प्रोग्नोसिस है हम लोग बार बार पढ़ते हैं, कहते हैं कि 70% पेशेंट कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं और 30% में कुछ ना कुछ वो हो जाता है कॉम्प्लिकेशन, और 2 to 3% में डिजीज सिवियर हो जाती है। तो ये क्या, हम किस चीज पे कमेंट कर रहे हैं, ये हम प्रोग्नोसिस पे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस का मतलब है आउटकम ऑफ द डिजीज। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की आउटकम को जानने के लिए हम इस टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। आगे आप लोग पढ़ लोगे, अगर कार्डियक बायोमार्कर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज है, किसी बंदे को चेस्ट पेन हो गया, ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज है, हमारा शक है कि इस बंदे को एमआई होगा, और हमने कार्डियक बायोमार्कर सेंड कर लिए लेब्स में, और कार्डियक बायोमार्कर्स की वैल्यू आ गई, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है, तो इससे प्रोग्नोसिस के बारे में मैं कमेंट कर सकता हूँ कि इस बंदी का जो एमआई है वो बहुत सिवियर है। तो सिवियर एमआई होगा तो सिवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो इसका आउटकम पुअर होगा। ठीक है, इसका आउटकम पुअर होगा। नो पसादा पुख्तो की प्रोग्नोसिस تاسو دې ته وګورئ چې یو ډیزیز دی د هغې یو خاص پات فالو کوي، چې کله هغه وشي هغه خاص پات سي، یا د هغې نه موږ ریکور شو، یا د هغې نه موږ څه مورټیلیټي وشي مطلب ډیث وشي، یا د هغې نه څه موربیډیټیز وشي مطلب د هغې نه ریلیټډ نور څه پرابلم وشي. اوکے، دا خو ماته په سلیبس کې راکړی دی او ستاسو په ټاپک کې دی، نو دا په فرست ایئر کې عام طور
कार्डियक बायोमार्कर हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? डायग्नोसिस के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अलावा अदर कंडीशंस की डिटेक्शन के लिए। ठीक है यार, जैसे हुए हम सेकंड ईयर तला दा टॉपिक मेरे पढ़ाओ कड़ा इधर हो पूरे जमों को चिकल हो ना बता फर्स्ट ईयर के वे जो चिकल स्टूडेंट हुआ वो स्टास रहा पता नहीं नो नम बस सिलेबस की दे जो बे टीच को मत ना। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन मतलब दे, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है जब कोई डिजीज हो जाए तो हम डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग करना। तो हम पेशेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। किस बुनियाद पे? रिस्क के बुनियाद पे। इस बंदे का डिजीज कम डिजीज है, दरमियानी दर्जे का है, ज्यादा है, तो हम डिफरेंट ग्रुप्स में उन्हें रख लेते हैं। कैसे रखते हैं? उनके कुछ सिम्टम्स की वजह से, उनके कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस की फाइंडिंग की वजह से, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट की वजह से। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो डिजीज है इसमें अगर हम, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसमें हम अगर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे तो उसमें ये जो कार्डियक मार्कर्स है इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये एक प्रॉब्लम है। ओके क्लियर दे वॉइस हुमाता अगुई क्लियर दे स्टासो पनेट की बस प्रॉब्लम ही। हाँ व्हाट द स्टासो कार वाज शुरू शो इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स है जिसको आपने हर हाल में आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट बायोमार्कर्स? तो बायोमार्कर्स आप लोग लिख ले। कार्डियक जो बायोमार्कर्स है वो या इंजाइम्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे। इंजाइम भी प्रोटीन्स है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि वो प्रोटीन्स होंगे तो नॉन इंजाइमेटिक प्रोटीन्स होंगे। जो इंजाइम्स है, कौन कौन से कार्डियक बायोमार्कर इंजाइम्स है? तो इसमें सीके, क्रिएटिन काइनेज, या सीपीके, क्रिएटिन फास्फोकाइनेज। ठीक है, ये एक ही है, सीके या सीपीके। सेकंड एलडीएच। ठीक है, एलडीएच, एएसटी, ये तीन जो है वो इंजाइमेटिक कार्डियक बायोमार्कर्स है। इसके अलावा प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में कौन कौन से है? सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, मतलब कार्डियक ट्रोपोनिन्स। आप लोग हेडिंग दे रहे कार्डियक ट्रोपोनिन्स। सेकंड है मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन। तो आप लोग कार्डियक बायोमार्कर्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? those cardiac biomarkers which are enzymatic proteins, those cardiac biomarkers which are non-enzymatic proteins. What are the enzymatic ones? LDH, CPK या CK and AST. non-enzymatic में मायोग्लोबिन है और कार्डियक ट्रोपोनिन्स है। ठीक है, फिर मैं दोहरा लूं, ये प्लाज्मा में कुछ एंजाइम्स होंगे या कुछ प्रोटीन्स होंगे जो कार्डियक सेल्स के डैमेज होने के बाद हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं कार्डियक बायोमार्कर्स। ठीक है, हाँ सबसे पहले आप लोग क्रिएटिन काइनेज को बहुत अच्छी तरह समझ लें। द आवाज द इशू टोलो तना लगा नो दस्तासु तो मसला रखा। हाँ बस तासो उस क्रिएटिन काइनेज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज क्रिएटिन काइनेज? क्रिएटिन काइनेज इज एन एंजाइम एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ टिश्यूज। आप लोग सबसे पहले ये बात नोट कर ले, नंबर ऑफ टिश्यूज। कार्डियक टिश्यूज के अलावा क्रिएटिन काइनेज अदर टिश्यूज में भी हो सकता है। आप लोग बायोकेमिस्ट्री में इसका फंक्शन शायद पढ़ चुके हैं। इसका फंक्शन क्या है? दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी टुडे कि इसका फंक्शन क्या है, मैंने इसे एज अ कार्डियक बायोमार्कर समझना है। लेकिन चलो, it catalyzes the conversion of creatine to phosphocreatine, degrading ATP to ADP. ये ATP को यूज करके क्रिएटिन से फास्फोक्रिएटिन बनाता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि मसल सेल्स में फास्फोक्रिएटिन एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये स्टोर हो जाता है और जरूरत के वक्त फिर इस्तेमाल होता है जब एटीपी की लेवल कम होती है। बिल्कुल, तो इसमें एक एंजाइम होता है क्रिएटिन काइनेज। अच्छा, the CK enzyme consists of two subunits. एक सब यूनिट को हम कहते हैं बी सब यूनिट और दूसरे को हम कहते हैं एम सब यूनिट। ब्रेन टाइप, मसल टाइप, इसकी वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप लोग नोट कर ले बी टाइप एम टाइप।
तो 3 आइसोफॉर्म्स बनते हैं CKMM। इस एंजाइम की 3 आइसोफॉर्म्स है CKBB एंड CKMB। CKBB occurs mainly in tissues, rarely of any significance in the bloodstream। CKBB बहुत सारे टिश्यूज में होता है और ब्लड स्ट्रीम में डिजीजेस के कॉन्टेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। स्केलेटल मसल एक्सप्रेसेस CKMM एंड लो लेवल्स ऑफ CKMB। एक पॉइंट नोट कर ले, लो लेवल ऑफ CKMB, बट ये भी नोट कर ले कि CKMB स्केलेटल मसल में एक्सप्रेस होता है ऑल्दो लो लेवल है। Sensitive lab test can pick up these low levels of CKMB from skeletal muscles। द मायोकार्डियम जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें CKMB प्रेजेंट होता है और CKMB की क्वांटिटी 30% है। अदर टिश्यूज में CKMB की मिकदार कम होती है। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर कार्डियक फंक्शन को या कार्डियक कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटिन काइनेज को मैं मेजर करना चाहूँ तो कौन सा आइसोफॉर्म सबसे मतलब यूजफुल होगा। आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, इस डेटा को जानने के बाद कौन सा आइसोफॉर्म कार्डियक फंक्शन के हवाले से बेस्ट होगा क्रिएटिन काइनेज का। जवाब रहा कैशा भाई? CKMB नॉट CKMM। आप लोग देख ले ज्यादा तमग हो रही है ना। CKMM ठीक है 70% है लेकिन 98% वो स्केलेटल मसल में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर ब्लड में CKMM की लेवल इंक्रीज है तो ये कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकता है और स्केलेटल मसल की प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। लेकिन CKMB जिसकी मिकदार अदर टिश्यूज में बहुत ज्यादा कम है और कार्डियक में इसकी एक्सेप्टेबल मतलब अमाउंट है, तो CKMB इज द मोस्ट स्पेसिफिक। ज्यादातर स्टूडेंट बड़ी कंफ्यूज ही यार द CK सी शेयर है वो CKMB सी शेयर है दा नोट CKMM और CKBB बता सो पखपल प्रैक्टिकल लाइफ की चर्चा ना हो रही तो CKMB बा हो रही बेबा इदा टॉपिक पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सही नहीं ले बेबा दा पता नहीं बेबा वाला वो सब पूरी कंफ्यूज ही कोई जी CK सी शेयर है CKMB सी शेयर है गोरे पुख्तो के तो हुए मैं सिंपल क्रिएटिन काइनेज जो एंजाइम है कि मुख्तलिफ टिश्यूज के साथ सारा प्रेजेंट है कार्डियक टिश्यू के प्रेजेंट है द अलावा बकम यो याद साथ स्केलेटल मसल याद साथ इंपॉर्टेंट है क्रिएटिन काइनेज पर स्केलेटल मसल के ऊपर कार्डियक के बखा मखा याद साथ क्रिएटिन काइनेज की 3 आइसोफॉर्म्स है CKMM CKMB CKBB। जो स्केलेटल मसल है उसमें CKMM ज्यादा है और CKMB की मिकदार बहुत ही कम है। कार्डियक मसल में CKMM की मिकदार और CKMB की मिकदार मतलब रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। तो कार्डियक मसल में CKMB समवट कार्डियक स्पेसिफिक है। स्केलेटल मसल में CKMB की मिकदार कम है और कार्डियक मसल में बहुत ज्यादा है। तो अगर CKMB को मैं यूज करूं कार्डियक के डिजीजेस में तो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ये कार्डियक मसल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अदर में पाया जाता है लेकिन इसकी मिकदार बहुत कम है और जो नॉर्मल लेब्स होते हैं वो उसकी लेवल को फिर डिटेक्ट नहीं कर सकते अदर डिजीजेस में। तो CKMB आप लोग को अगर किसी लैब में आप लोग कार्डियक बायोमार्कर सेंड कर लो तो रिजल्ट में वो आप लोगों को डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स की वैल्यू दे देंगे, उसमें CKMB लिखा होगा। तो CKMB क्यों यूज होता है? CKMB कार्डियक स्पेसिफिक है। ताको आसान खबर दा क्लियर होता होता CKMB इज कार्डियक स्पेसिफिक somehow somewhat क्लियर दे। तो क्रिएटिन काइनेज क्लियर। अच्छा, अब और 3 आइसोफॉर्म्स हो गई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक कॉन्टेक्स्ट में CKMB है। तो अब CKMB पे कुछ बात हो जाए। CKMB needs greater than two-fold increase with simultaneous increase in CKMB to be diagnostic for MI। मतलब CK की जो लेवल है वो तकरीबन 2 times इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस बंदे को क्या हो सकता है? MI हो सकता है। ठीक है, वसरा तो हुआ ऐशा भाई वो पेशेंट है नूर में होते ही सुनने दी एक पेशेंट है उसकी ब्लड में CK की लेवल इंक्रीज है CK की लेवल। तो इस बंदे को कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? वह ऐशा भाई कम चिता सबदी साथ की दकड़ा किसी बंदे की CK की लेवल इंक्रीज है
तो इस बंदे को कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? सिर्फ MIMO आया करना माखो नूर सनद हुई लीला। स्केलेटल मसल की डिजीज भी हो सकती है, बोले सी के स्केलेटल मसल की नहीं, नहीं सिस्टम वाइज पूछ रहा हूँ। कार्डियक मसल की डिजीज हो सकती है और स्केलेटल मसल की डिजीज हो सकती है। शाबाश। तो कसदल नूर मालूमात दर कम कना तासो बदी तगोरे कना क्वेश्चन तवक शै बिया। A patient has increased CK in the blood. What are the possibilities? The simple information में इधर पूछ जवाब रखे। तो possibilities are cardiac diseases and skeletal muscle diseases. वो कसदा सदी से हुए मां a patient present to the ward or UPD or emergency department with chest pain, sweating, shortness of breath. On ECG, there were abnormalities in fala. Cardiac enzymes was sent to the labs and CK level was elevated. No, what system could be affected? कम सिस्टम was affected हुई? कार्डियक। शाबाश। जो सिम्टम्स है, जो पेशेंट की ECG एबनॉर्मेलिटीज है, वो इशारा कर रही है कि कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, स्केलेटल मसल नहीं हो सकता। हाँ क्वेश्चन था पूछ सका, एक पेशेंट है कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है जो OPD में प्रेजेंट कर रहा है और उसकी माँ कह रही है कि मतलब अपने he cannot stand easily from the floor, मतलब देखिए की नहीं पासे दुख होता तकलीफी पासवल सोक कई स्केलेटल मसल्स। हाँ, इसकी अगर सीके की लेवल अब इंक्रीज होगी तो इसको हम किस इंटरप्रिटेशन हमारा डिफरेंट होगा। इस बंदे को कोई स्केलेटल की प्रॉब्लम है दाउगोरी तासफल बेसिक नॉलेज का क्लिनिकल अदा बता से इस्तेमाल है वही। हाँ पल्लेब की चिमजर की कना आमतौर सीके द स्केलेटल मसल लपारा सादा CPK होता है वाट्स की ब्याह और CPK वो CPK और तवलेगा स्केलेटल मसल की कोई प्रॉब्लम होगी और कार्डियक प्रॉब्लम होगी तो हम सिर्फ CK में लिखूं। हम बहुत सारे एंजाइम सेंड करते हैं, उसमें एक वैल्यू CKM भी होगी। ठीक है, हमारा खबर तो समझ के राजी करना। यस। अच्छा, तो CK के बारे में, इट मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यूज इन पेशेंट्स विद वेरी लिटिल मसल मास। सिंपल खबर है, अगर मसल मास बहुत कम होगा तो नॉर्मल मसल्स में CK लेवल होगा। अगर मसल मास कम होगा तो इस बंदे में प्लाज्मा में ऑलरेडी बहुत कम CK लेवल होगा, जिसको फिर हम डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका मतलब यही है। अच्छा, हर एक कार्डियक मार्कर के बारे में आपने कम से कम क्या नोट करना है कि वो इंक्रीज सिम्टम्स के बाद कितने टाइम के बाद प्लाज्मा में अपेयर होता है, पीक लेवल तक कब पहुंचता है और कब उसकी लेवल नॉर्मलाइज हो जाती है। ये तीन बात है टाइमिंग के हवाले से, इसको हम कहते हैं टाइमिंग। तो CK जो है वो 4 to 6 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ MI शुरू होने के ये 4 सम बुक्स में 3 से 4 घंटों में, इसमें 4 से 6 घंटों में इसकी लेवल मतलब इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। पीक 18 to 24 आवर में पीक हो जाती है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि विद इन अ डे ये पीक में पहुंच जाती है और फिर बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाती है। तकरीबन योनी मोरस बाद यो कस्ते चेस्ट पेन वो तशुरू शो फरस के MI दौरता मुंगा गलेब जो लेगल नो अवलनी वसवत सिम्टम शुरू शो वस्त मालेब जो लेगल यो घंटा बाद दागा ब्लड की वसी के लेवल डिटेक्टिबली न बई जका चीज द लेवल कल अपेयर की ब्लड के 4 to 6 आवर पर सौ बुक्स के लिए 3 to 4 आवर्स वो द 3 ने कम नहीं, आमतौर पर 3 आवर्स के बाद CK की लेवल इसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पीक तक कब पहुंचेगी? 8 to 24 आवर। और नो से पेशेंट है अगपा वाले 2 घंटों की रागले दे CK लेवल दुमरा इफेक्टिव बनी आमतौर न राजी पर 2 घंटों की खुद हम हाँ यो पेशेंट है अगर 5 रजी बाद रागले दे او د ښکاری کی چې ته MI شوی دا 5 ورځې ډیر لیټ ته خو بیا هم که تاسو انزایمز انټرپریټ کوئ نو د CK به کې ویلیو صحیح تقریبا نارملائز شي وي क्योंकि ये 36 घंटों बाद नॉर्मलाइज होना शुरू मतलब नॉर्मल हो जाता है योनी मोरस बाद हमारे पास 3 रजे बाद। तो CK खुलासा से शोर टाइमिंग निस्बतन ये बहुत जल्दी राइज करता है दा 4 to 6 आवर जर्दी खाता सो नोर भी नहीं दे बवी नहीं 4 to 6 आवर
निस्बतन जल्दी ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जल्दी पीक पे पहुंच जाता है और जल्दी नॉर्मल हो जाता है। दिस इज द समरी। False positive CK elevation can be seen. Other diseases, skeletal muscle injury, CNS diseases, ब्रेन में भी कुछ ना कुछ आप लोगों ने देख लिया, सीके की लेवल, सीके कुछ ना कुछ ब्रेन में भी हो सकता है। तो स्ट्रोक, फालज या ट्रॉमा, डैमेज टू द ब्रेन, उसमें भी सीके लेवल इंक्रीज हो सकता है। जीआई प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम, उसमें भी सीके लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो तास तमाउए कि पेशेंट तब गोरी कि पेशेंट द कार्डियक प्रॉब्लम सर रागले दे सीके लेवल सेवा दे, बस सिंपल खबर द जिदा सीके द कार्डियक का इशारा कई तब ये बस मगर जो द जीआई दे का रीनल ले का सदे का ना नॉर्मल द क्लियरी चेस्ट पेन सर रागले या स्टोल सिम्टम्स होते हैं एमआई सीके तास वकला खो ब्याम रिजल्ट तचा रोजना दखकी देशी। ऐसे पेशेंट जिसमें स्केलेटल मसल की इंजरी हो, ऐसे पेशेंट जिसमें सीएनएस डैमेज हो, ऐसे पेशेंट जिसमें रीनल प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें सीके की लेवल फॉल्स पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन मतलब कार्डियक प्रॉब्लम बनी हो जब हम सीके पॉजिटिव राजी बोले कोई अदर सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। लांदियो गोरी एलिवेशन ऑफ सीके सेकेंडरी टू नॉन कार्डियक काजेस, अगर कोई नॉन कार्डियक काजेस है तो उसमें सीके की वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, हैव बीन नोटेड टू इंक्रीज फॉलोइंग अ फ्लैटर कर्व। तासो बरस लग साथ बात कर्व्स नहीं, अगर फ्लैट कर्व फॉलो कई राइजिंग एंड डिसअपीयरिंग, जर न राइज की जर न डिसअपीयर की। हाँ कार्डियक तास तमास समरियो क्ला जर अपीयर की पर ब्लड के जर पीक तरह से जर डिसअपीयर की। नॉन कार्डियक कॉजेस के कसी के लेवल सास सरा उगो रही नो अगर फ्लैट कर्व फॉलो कई, जल्दी वो अपीयर नहीं करता, जल्दी वो प्लेटू नहीं करता, जल्दी वो डिसअपीयर नहीं करता नॉन कार्डियक कॉजेस में। तो पसी के किया क्वेश्चन ही नो कई चीज मखिजम। किसी को कोई क्वेश्चन हो? क्लियर देयर। हाँ सीके खुलासा से शुआ कार्डियक डिजीजेस में सीके की लेवल इंक्रीज होती है, स्केलेटल मसल डिजीजेस में सीके की लेवल इंक्रीज होती है, रीनल डिजीजेस में सीके की लेवल इंक्रीज होती है। फर्स्ट लाइन तो बहुत आसान है, नॉर्मल ब्लड में सीके की कुछ लेवल होगी, उससे अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि इसको हम इंक्रीज कहेंगे, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो सीके needs to be greater than 2-fold increase with simultaneous increase in cardiac के context में CKMB increase होना चाहिए, ठीक है। रकमा बार बार रिपीट को CKMB बांधे ब्या खबर लिखला। It is high specificity for cardiac tissue, begins to rise 4 to 6 hours after onset of infarction, peaks at 12 hours, return to 24 to 36 hours। अगल तो CK खबर हुआ, गलत हो तो CKMB खबर था। अलका अलका पदी खबर जान पो के दे तपोस कड़े दे वो सी के से शो कई ची सी के कल सेवा शी के ना वो दा से शो कई ची एटीपी डे इस्तेमाली की नरूर में ची सी के पर ब्लड की सेवा शी दे मतलब दा दे नॉर्मली सी के स्टासो पर सेल की दन नहीं ची सी के पर प्लाज्मा की राग है नुई चल बकी की दे मतलब दा दे ची प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज छवे दे, सेल मेम्ब्रेन डैमेज छवे दे, नो सी के प्लाज्मा तरावते दे नो ची सुमड़ा पर प्लाज्मा की डीरी की नो मतलब देर सेल मेम्ब्रेन्स डैमेज छवी दी, देर सेल डैमेज छवी दी। होश में हाई एटीपी यूजेज के बिल्कुल नेम इंटरेस्टेड अलका तफोल पदे पूरे खानदाई क्वेश्चन कोल दा खुद तकला कसकार दे। हाँ वो बल पूरे दगा कोल। हाँ पॉइंट नंबर 5 तक गोरे इट कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट अर्ली री इन्फार्क्शन दा घट घट यो हाइलाइटर रावाले दा टके न खकई री इन्फार्क्शन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया तो पता बहुत सारे प्रॉब्लम से हम डरते हैं रवाना अब तमुंग डीर ये रीगु चाहते चे एमआईयूशी और मरनशी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस पेशेंट में। एक प्रॉब्लम क्या होगा, री इन्फार्क्शन, दोबारा एक नया इन्फार्क्शन हो सकता है, इसको हम कहते हैं री इन्फार्क्शन। तो री इन्फार्क्शन के लिए कौन सा कार्डियक मार्कर सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है या प्रेफरेबल है, बेस्ट है कि कम जर खीजी जर पीक तरस या जर राकुजीगी न क दोबारा इन्फार्क्शन हुई न मुंगला बस सही वैल्यू राकई जो सी के एम बी जर अपेयर की जर पीक तरस जर डिसअपेयर की दा खबर में वो नकला। तो री इन्फार्क्शन के लिए सी के एम बी बेस्ट है।
क्यों? क्योंकि इसकी लेवल ګورئ دا خبرې لګي کلینیکل خبرې دي په تاسو به ګرانې خو زه خو کوشش کوم چې کوم ډېرې تاسو د لیول نه دی ته سکیپ کوم خو دا لږ تاسو له پکاره چې درځي یو سړي ته ایم آی وشوه په دې ټایم باندې ورته وشوه د اوس ورته وشوه نو د دې ژوندې پاتې شو نو موږ دته ډېر شي پرابلمز کېدای شي په مستقبل کې سبا نن یو هفته پورې ډېر غټ ریسک دی ته د نورو مسلو کېدو یو مسله پکې دا ده چې دوباره ورته بل انفارکشن وشي بل اټیک ول راشي ٹھیک شو نو بل اټیک پته ما ته څنګه لګي د مارکرز په حواله یادوم زه به کم مارکر استعمالوم هغه مارکر به استعمالوم کم چې نارمل شوی کنه دا غشته اټیک نه فرض کې یو پیشنټ دی هغه ته په څلورم ورځ باندې دوباره انفارکشن وشو نو تاسو ته ما ونی په 36 غنټو کې سی کې نارمل شوی تقریبا نو دوباره ایم آی مطلب دوباره به سیوا شي نو دوباره سیوا کېدل شروع شي نو دویم اٹیک ته ظاهري په دې خبره پوهیږئ تاسو ثانیه سعید تاسو کړه ته پوه شوي ریپیټ یار دا څه کوي مخکې ونځو ریپیټ دا د رور می ګوره یو سړي ته ایم آی وشوا او دا ایم آی چې کوم دا د سی کې لیول تا مجر کو هغه سیواو تا ته لک سات مخکې ما وې چې سی کې لیول چې کوم دی په 24 غنټو کې خپل پیک تر رسیدو تقریبا یو نیم ورځ بعد نارمل تر راغلی پوه شوې دوه ورځې بعد چاته بل نوی ایم آی وشوا دوباره ورته ایم آی وشوا نو د هغه سی کې لیول خو نارمل شو کنده غشتنه نو سی کې ام بی لیول تعالی دوباره انفارمیشن درکولې شي د ایم آی په باره کې چې دا ری انفارکشن دی دوباره ورته شوی دی ځکه چې اولنۍ ویلیو زر نارمل شوی و که تر اوسه پورې دا ویلیو نه وي نارمل کېدی او دته دویم انفارکشن چې موږ ته به څه پته لګي چې دا دغه اول نه سیوا را روانه ده که دویم ورته شوی دی بیا موږ ته پته نه لګي خو داسې مارکر پکار دی چې هغه زر نارمل کېږي نو سی کې ام بي زر نارمل کېږي نو که دویم ایم آی ورته شوي نو تا ته به وښیي که نه لیول به بیا سیوا شي بس دی ښه په دې کې دغه خبرې امپورټنټ وي خاص سی کې ام بي کې کلیر شاباس فالس پازیټیو تاسو ته ما ووې ها راشي بل کارډیک مارکر لا د دې نه مخکې زه لږ مخکې زما دا ګورئ ټایمنګ سمری د سی کے لپاره وګورئ सी के या सी के एम बी के लिए इसका ऑनसेट मतलब प्लाज्मा में इसकी लेवल कब डिटेक्टेबल होना शुरू हो जाती है 3 to 12 आवर लिखे ले पर डिफरेंट बुक्स की डिफरेंट थी फल बुक फॉलो गई हाँ ख क्वेश्चन दे कब 24 आवर की दन द देम इन्फार्क्शन शो नि बे मंग ईसीजी गुरु खा बे कार्डियक मार्कर्स मंग त दुमरा ख वैल्यूज न राखई ځکه هغه الریډي دي مارکر نشته چې هغه دومره زر نورمالایز کیږي سی کې خو تقریبا کم از کم 24 غنټې یلی نو دا پرابلم جوړیږي موږ ته بیا کارډیک مارکرز یوزفل نه دي بیا بس بل موډیلیټي یوز کو پیشنټ سیمپټمز به ګورو د پیشنټ ای سی جی چینجز به ګورو ایکو به ګورو یوازې خو کارډیک مارکرز نه دي کنه ښه اوس دا کوېسچن ټیک دی 24 اور یا 36 غنټو نه بعد به موږ له ریزلټ راکړي خانو اون سټ دغه د پی کی تقریبا په ورځ کې دنه دی او واپس خپل ځای تقریبا په 2 ورځو کې دنه راغلی دا شو دا अब अदर बायोमार्कर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्डियक बायोमार्कर हम पढ़ चुके वो है CKMB ये CK का एक फॉर्म है दूसरा इंपॉर्टेंट कार्डियक बायोमार्कर है LDH हालांकि वो सरा फिर दोबारा रिपीट किया रहता सो बतंगे के खोजे ते यादों में कम गट सिस्टम्स दी چې CK مونږ له د هغې په باره کې انفارمیشن راکړي کم غټ سیستم دي شابه اوس نه یاد کوي بیا به یاد وي مړه ضرور وای شابه بیا کارډیک مو یا کنه دیم وایا skeletal and cardiac شاباس cardiac and skeletal muscle cardiac and skeletal muscle دقه سي تکلا شي اوس دا یاد شو ښه اوس ګورو چې LDH سوال LDH سوي जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड कार्डियक बायोमार्कर है वो LDH है ये पास्ट में बहुत ज्यादा यूज होता था अभी भी यूज होता है पाकिस्तान में यूज होता है ठीक है LDH यूज्ड इन द पास्ट along with amino transferases जो AST है
उसके साथ पहले पहले जब सी के और ख़ासकर हम पढ़ेंगे ट्रोपोनिन्स, ट्रोपोनिन से पहले पहले जो ज़्यादा यूज़ होता था वो CPK यूज़ होता था या CK और LDH, जिसको LD भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये LDH इसका मशहूर नाम है, ठीक है। LDH तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए तो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता था, लेकिन इससे बेहतर अवेलेबल है जो कार्डियक स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल CKMB। तो कौन कौन से टिश्यूज़ में LDH पाया जाता है? आंसर भाई बहुत सारे टिश्यूज़ में, लेकिन मुझे कौन से याद रखने हैं? वह लिखई कार्डियक, कार्डियक में LDH ज़्यादा मिकदार में हो सकता है। दूसरा, रेड ब्लड सेल्स, RBCs में LDH बहुत ज़्यादा मिकदार में हो सकता है, ठीक है। आपके जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हो सकता है। किडनीज में बहुत ज़्यादा मिकदार में हो सकता है। तो मुझे ये चार आप लोगों ने याद रखने हैं, कार्डियक, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, किडनी में। वसरा तो हुआ है क्या ना, कि कम कम डिजीज इस पर की यूज़ की, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में यूज़ हो सकता है LDH। हेमोलिटिक एनीमिया, अगर एनीमिया चिपागी की RBCs मातीगी, नो खामा ची मातीगी LDH पर बार तराउजी का ना, मुंगे यूज़ को खापा अस्पताल के LDH द हेमोलिटिक एनीमिया द पारा। थर्ड, कैंसर्स, कम कैंसर्स द वाइट ब्लड सेल चे कम कैंसर्स दी, ब्लड कैंसर्स कम चे वाइट ब्लड सेल्स पर देर ज्यादा मकदार की ताकि की LDH देर ज्यादा सेवाई एला का कोरोना के LDH वस मुंगे यूज़ आइदे सेवियर कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज में हाँ बिल्कुल ल्यूकीमिया, शाबाश। कोरोना वायरस डिजीज के इम्यून सेल्स इन मान लेती माता तो नहीं, इम्यून सेल्स LDH होश में लगा वहां पे ठीक है। दादा याद चाहते LDH को हम मतलब दैट डियर नॉन स्पेसिफिक थे, लेकिन ये बहुत सारे अदर कंडीशंस में भी यूज हो सकता है। शाबाश। नो यूज्ड इन द पास्ट, इसलिए कार्डियक, कार्डियक में अभी भी यूज होता है, लेकिन इससे अच्छे अच्छे कार्डियक मार्कर्स अभी अवेलेबल है, इसलिए ये कह रहे हैं कि पास्ट में ये बहुत ज्यादा यूज होता था, मतलब प्रेजेंटली इसका जो यूज है वो डिक्लाइन हो रहा है, जबकि नॉन स्पेसिफिक थे। LDH is non-specific for cardiac tissue which contains cardiac, बस तो चाहता याद दीजिए LDH सो आइसोफॉर्म्स दी, द सी के खुदरी हूँ द LDH सू दी। शाबाश। 5 LDH 1 2 3 4 5, LDH 1 जो है वो कार्डियक स्पेसिफिक है, हाँ कार्डियक में उसकी मकदार ज्यादा होती है, और नॉर्मल प्लाज्मा में LDH 2 की मकदार ज्यादा है, और नॉर्मल सेल की LDH 2 से वही وكشاتا مايوكارديال انفاركشن وشي نوغتا LDH 1 ليفل بیا ډیر سی وای نورم سی وای خو LDH 1 ډیر سی وای ښه ها دي خبرې لبنا شمه خیر ده ها. In the setting of acute myocardial infarction LDH rises at about 10 hours وګوره لیټ ته هغه بل 3 to 4 hours کې سیوا کېدو د 10 hours بعد په پلازما کې د ویلیو ډیټیکټیبل شي. peaks at 24 to 48 hours تقریبا لیټ پیک ته رسی چې لیټ افیر کیږي نو لیټ په پیک ته رسی and remains elevated for up to 8 days, 8 डेज तक ये रहता है। हालांकि वो तस्वीर क्वेश्चन है LDH री इन्फार्क्शन के लिए यूजफुल है कि नहीं, री इन्फार्क्शन सादा पुख्तों के नो, क्योंकि ये प्लाज्मा में 8 to 10 डेज तक रह सकता है, सब बुक्स वही 8 to 12 डेज तक रह सकता है, 8 to 14 डेज मेंशन करी थी। नो हफ्ते बाद बदे चता नॉर्मल की नो पदे मस की चाहता MI शोई होते हैं द कार्डियक बायोमार्कर्स पर जरिए कतल गवाड़े नो LDH इज अ पुअर ऑप्शन, CKMB is a good option because that's option there is, ठीक है। तो LDH तसरा पारा खशो, अगर कोई बंदा है उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स थे, बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, और अगर आगे पा वमोरस और जो कार्डियक फिजिशियन है वो सस्पेक्ट कर रहा है कि इस बंदे को MI हो सकता है, तो कौन सा कार्डियक बायोमार्कर यूज होगा? देर क्रॉनिक होने खैर को प्रोलॉन्ग हिस्ट्री चीदा LDH पर डे 7 बांधे LDH स्टिल पर ब्लड की सही सेवा भाई
No, LDH is useful for a patient with a prolonged history. शाबाश, LDH1 शाबाश, LDH1 यो खबर पकिदा यूसुफ बल खबर याद वसत नॉर्मल पेशेंट में पेशेंट नहीं नॉर्मल इंसान में LDH2 की लेवल ज्यादा होती है, लेकिन तो इसका मतलब क्या है LDH1 डिवाइडेड बाय LDH2 इसकी जो रेशो है नॉर्मल बंदे में दाबा वन सिवाई के कम भाई LDH1 बरद है LDH2 कतर है और जो तास टाइम पर नॉर्मल इंसान के LDH2 सिवाई LDH1 डिवाइडेड बाय LDH2 कम लेस देन 1 भाई वो का चाहता MI वशी नो LDH1 को डेर सेवा शी दा वैल्यू बस शी मोर देन 1 बशी दी तो फ्लिप्ड पैटर्न फ्लिप्ड कोई उल्टा शो नॉर्मल से उलट हो गया फ्लिप्ड पैटर्न तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में फ्लिप पैटर्न इंपॉर्टेंट है फ्लिप पैटर्न नॉर्मल रेशो लेस देन 1 होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में फ्लिप कर जाता है मोर देन 1 हो जाता है वस्ता है पेशेंट ला कार्डियक मार्कर्स वलेगल अब आगे की CKMB लेवल से वाद है अब आगे के फ्लिप पैटर्न रागे नो दा सजेस्टिव देखा है जितना मायोकार्डियल इंफार्क्शन शोए है हमारे बड़ी खबर सोक पो नहीं रिपीट का मतलब रिपीट इसमें क्या है रिपीट इसमें सिंपल है गोरा नॉर्मल पर्सन में LDH1 की लेवल कम होती है LDH2 की लेवल ज्यादा होती है तो LDH1 और LDH2 का जो रेशो है वो लेस देन 1 होगा सही था पर नॉर्मल इंसान के पता के तरो रवटे ता सिम्टम्स दिखता MI पता के न सस्पेक्ट पोमा no पता कि LDH1 कम दे LDH2 तो पके सेवा दे no LDH1 डिवाइडेड बाय LDH2 बस सही लेस देन 1 बनी फर्स्ट के LDH1 च कम देगा 1 दे LDH2 च 5 दे 1 डिवाइड बाय 5 लेस देन 1 ना दे पचा के जो MI वशी LDH डेढ़ सेवा शी फॉर एग्जांपल 10 शो LDH2 पके 2 दे 10 डिवाइडेड बाय 2 5 रागे मोर देन 1 रागे no मायोकार्डियल इंफार्क्शन के LDH1 सेवा शी LDH2 ऑलरेडी या कदे तकरीबन no फ्लिप शी मोर देन 1 शी फ्लिप कोई उल्टा के दो तमना वाह बिल्कुल हिना वही चीज मोर देन 1 भाई बिल्कुल MI में वो 1 से ज्यादा हो जाएगा रेशो उलट हो जाएगी 1 बस सेवा शी 2 बकम शी तो फ्लिप्ड पर नॉर्मल के 1 कम दे 2 सेवा दे पर MI पेशेंट की 1 सेवा शो 2 कम शो उल्टा ना शो ये तो फ्लिप्ड वही के ना फ्लिप पैटर्न no pa MI की बा फ्लिप पैटर्न mana आसान खबर दासी यो नुमी वाला वर कड़े तासे भी कंफ्यूज करी फ्लिप पैटर्न मतलब ते pa MI के LDH1 सेवा शी LDH2 बकम मतलब दागीना बकमी यो खबर पके दा क्लियर शो शाबाश नो LDH बारे की जमा कवेल गवाड़ा मा तासे बे खुलासा कमा LDH is a very non-specific cardiac biomarker. It is increased in other diseases of other systems. For example, leukemia. For example, hemolytic anemia. For example, kidney diseases. For example, coronavirus. Any inflammatory condition. Any inflammatory condition. इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा हो LDH की लेवल ज्यादा होगी ठीक है ये तो हो गया उसकी नॉन स्पेसिफिसिटी के बारे में अब अगर मैं कार्डियक कॉन्टेक्स्ट में इसे यूज करना चाहूँ तो LDH1 की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कुछ ना कुछ कार्डियक स्पेसिफिक है तो उसमें हम फ्लिप पैटर्न के बारे में हम पढ़ चुके फ्लिप पैटर्न का मतलब है LDH1 ज्यादा हो जाएगा 2 तो वही रहेगा तो ये मतलब रेशो मोर देन 1 हो जाएगा अगर रेशो मोर देन 1 है कोरोना की इन्फ्लेमेशन ही पलंग की इन्फ्लेमेशन रवानी और पर हर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की इम्यून सेल्स इन वाली नजक LDH से वही जस्ट LDH याद कह रहे कि माता पता नहीं स्टेज 1 दे के 2 दे जके लेब्स ना रिपोर्ट राशि नो जस्ट LDH लेके ली कंफर्म बा कुछ 1 दे के 2 दे 1 को बनी 1 को कार्डियक स्पेसिफिक थे मे बी 2 इज अ नॉर्मल प्लाज्मा के 2 देर दे तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट वो बगुरु ठीक है इसमें कोई वो नहीं है तो जमाना पारदायात की छिपा MI के मतलब कार्डियक डिजीजेस के MI ना अदर कार्डियक डिजीजेस के सेवा की देश LDH कार्डियक डिजीजेस हेमोलिटिक एनीमिया ल्यूकीमिया एंड इन्फ्लेमेशन इसमें LDH की लेवल ज्यादा होगी मुंगला बरात लो 800-900 वैल्यू बैवा पर कोरोना डिजीज की मतलब सेवियर डिजीज बहु होता चाची पर कोरोना वायरस डिजीज की LDH डिजीज सेवा ही के ना नो अगर सेवियर डिजीज
मतलब ډېر سخت انفلیمیشن په لنګز کې روان دی، لنګز کې ټول ډیمیج په کورونا کې رسنه کیږي. وایرس ته دومره نه خرابوي لکه خپل ایمیون سیستم چې دی خرابوي، هغه ډېر زیات مطلب هغه اکټیو شوی کنه. دا به تاسو ته پته نه خو دا کلینیکل پوینټس دي. خو کله ناکله ډېر تیز ایمیون سیستم پرون یو هلک وجلی د 36-37 کالو، دا غریب بردینه نه مړ نو ورته بله مسله وه، مطلب څه ایسټما څه کارډیک ایشو ورته نه وه، څه بل څه ورته نه و، هغه جز د څه نه مړ دی. یریږئ مو یره د پکې نه خورو، خو د هغه ایمیون سیستم موسټ پروبلی ډېر تیز ریسپانس کړی دی. ډېر تیز ریسپانس کول هم کله ناکله ښه نه وي. بس خیر دی خیر دی، څه نشته. تاسو کور داسې تاسو له چل نه کېږي، مړه نه ډیپریس کېږي، فی الحال نه ډیپریس کېږي. بس ها एल डी एच बारह की क्वेश्चन द चेष्टा लगा डिग्लेस्की की टोकिलोजुमाब یو ستن ده په کورونا وایرس کې اکټیمرا په نوم باندې اوس هغه منځوري شوی د ټوکیلوزوماب. هغه د ایمیون سیستم چې کوم ایمیون سیلز چې کوم کیمیکلز پیدا کوي هغه بلاک کوي. هغه په نورمال حالتو کې په 60,000 روپۍ ده، او اوس زمونږ پاکستانیانو هم مسلمانانو چې کوم ده 2 लाख 3 लाख 6 लाख 7 लाख اول خو ملاویږي نه، او که ملاویږي نو 25-7 लाख روپۍ ده، او 2 انجکشن یې لګول دي، نو 12 लाख روپۍ شوې. دا حل دی زموږ د مسلمانانو چې تیز ریسپانس یې پسې وکړو. خو هغه انفلیمیټري ستا خپل سیلز نه دي، دومره ډېر کیمیکلز پیدا کړي. هغه کم کیمیکلز چې ستاسو ډبلیو بي سیز پیدا کوي هغې ته سایټوکاینز وایي. هغه سایټوکاینز عام طور په نارمل مقدار کې موږ د وایرس او د دو خلاف بکټیریا خلاف استعمالو، خو که ډېر زیات پیدا شي نو هغې ته سایټوکاین سټارم. هغه سایټوکاین سټارم ستا لنګ اټیک کړي او لنګ دله ډیمیج کړي، هغې ته وایي آر ډي ایس، ریسپایریټري ډسټرس اے آر ډي ایس. او په کورونا کې خلک ته وایرس نه دومره نه مري، وایرس ته چې کوم ریسپانس وشي او سایټوکاینز پیدا شي او سایټوکاین سټارم وشي او د هغې نه اے آر ډي ایس وشي، د هغې نه مري. تاسو دلته ایکس رې وینئ؟ صاحب کوېسچن پوه نه شوم، پښتو کې وکړه. ټایم په ختمېدو دی، بل کلاس شته ستاسو هلکه؟ نیکسټ کلاس شته که نه؟ که دا کوېسچن مطلب دی دا چې ټي ایل سی پکې ولې سیوایي، نو انفیکشن دی، په هر انفیکشن کې ټي ایل ها بالکل کورونا وایرس چاته وشي که نه هغو باندې له پاسه بکټیریل انفیکشن کېږي، سیکنډري بکټیریل انفیکشن ورته وایي، نمونیا ورته کېږي. نو هغې کې بیا بکټیریل انفیکشنز کې عام طور ډبلیو بي سي کاونټ سیوا کېږي، نو ځکه په کورونا پیشنټ کې ډبلیو بي سي کاونټ سیوایي. ها کورونا باندې چېرته ټایم یې ما ورسره کلاس اخیستی و، خو لکه تاسو له نه دی خیر لیول. ها مخکې به لاړ شو. ها मायोग्लोबिन बहुत ही एक पुअर, हाँ बिल्कुल मायोग्लोबिन एक बहुत पुअर कार्डियक मार्कर है. خو مونږ له په خوله ورسته کړی دی. په پارت فرست کې به د ایم سی کیوز راتلو خلکو نه هیر شوی دی جو راوستو به نو څو خبرې پې لیکلي دی یاد کړئ. स्मॉल साइज हीम प्रोटीन रिलीज फ्रॉम ऑल डैमेज टिश्यूज. मायोग्लोबिन की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे टिश्यूज में है, स्केलेटल मसल और कार्डियक में बहुत ज्यादा है, ताकि तो सब पता ऑक्सीजन स्टोर के वगैरह वगैरह, लेकिन ये हर टिश्यू के डैमेज होने से प्रोड्यूस हो सकता है. मुझे तकरीबन खत्म शवे दे खा पर लेब्स के मायोग्लोबिन लेवल द कार्डियक लپاره وس نه مجرته، خو مطلب یوز شوی دی په پاست کې. نو سلګې د خبرې پکې یاد کړئ. انکریز often occur more rapidly. एमसीक्यूज आंसर वली गई सबसे पहले जो कार्डियक बायोमार्कर ब्लड में अपेयर करता है वो मायोग्लोबिन है. सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के बदा एमसीक्यू रख लो मुंगता. Which cardiac biomarker appear first in the plasma? The C के नंबर के appear की गिरे बहुत ही जल्दी. एमसीक्यू तक और हो जामा ख्याल more rapidly, सबसे rapid. Not utilized often from AMI cardiac. ऊपर नहीं यूज की गई because of its very rapid metabolism. डेढ़ जर appear शी, डेढ़ जर पीक तो रसी और डेढ़ जर खत्म शी, डेढ़ small plasma half life दे. तो इसको फिर क्लिनिकली मेजर करना मुश्किल हो जाता है. तो मायोग्लोबिन इज अ वेरी पुअर नॉन स्पेसिफिक नॉट इजीली मेजरेबल कार्डियक मार्कर. लेकिन इसका जो एमसीक्यू है द मोस्ट rapidly appearing cardiac biomarker वो मायोग्लोबिन है.
तो सोक पकी इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज आंसर वो लिखी तकरीबन 1 घंटा में अपेयर करता है, तकरीबन 4 से 12 घंटों में पीक तक पहुंच जाता है, 1 घंटे में अपेयर करता है, 4 से 12 घंटों में मतलब तकरीबन, और 12 घंटों बाद फिर खत्म भी हो जाता है बहुत जल्दी। पीक में पहुंचने के बाद जल्दी इसका डिक्लाइन है, बहुत जल्दी। पर 12 घंटों के दन्ना दन्ना खत्म ही ब्लड ना दुमरा जरा पेयर की गया दुमरा जर नो देखो खमार करना दे मजर के सो दुमरा जर खत्मी गया गदा पर खो बे खमा का सेंसिटिव मार्कर सेंसिटिव टेस्ट पर पकारी दगो पकारी खा नो इट इज नॉट अ गुड मार्कर फॉर एमसीक्यू पे दका पॉसिबल ले द मोस्ट रैपिडली appearing cardiac biomarker is bioglobin the most none बस खत्म दो वाले बेटा क्लास पर रिपीट नशी यो 10 मिनट मान ला के यार एलटी एसटी पुअर मार्कर दे मतलब बार की कसा खबरी लिखी ये भी यूज नहीं होता, ठीक है, ये भी बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है। लिवर डिजीजेस में, अदर डिजीजेस में एएलटी और एएसटी इंक्रीज होता है। एक नया मार्कर अभी वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हल टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी मायोग्लोबिन की तरह सिमिलर है लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दिस में बी अवेलेबल इन द पास्ट, सॉरी इन द फ्यूचर। मायोग्लोबिन पास्ट में था, एएलटी एएसटी पास्ट में था, प्रेजेंटली सीकेएमबी, एलडीएच और जो लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा वो यूज होते हैं, ठीक है। राव रही दिले आखिर गिराजू अब द मोस्ट यूजफुल कार्डियक मार्कर इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन हमारे मसल्स में पाया जाता है, स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में, ठीक है। ट्रोपोनिन आप लोग मसल कंट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। इसके 3 सब यूनिट है इस प्रोटीन का। ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। कार्डियक में जो ट्रोपोनिन पाया जाता है उसको हम कहते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन्स। इसको फिर हम सी से जाहिर करते हैं, ठीक है। ट्रोपोनिन सी का फंक्शन आपको पता होगा, टी का आपको पता होगा, आई का आपको पता होगा, ये आप लोग फिजियोलॉजी में शायद पढ़ चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, ट्रोपोनिन आप लोग पॉइंट नंबर 4 देखें स्लाइड्स बोर्ड को। Studies have failed to find a source of troponin I outside the heart. Troponin I बहुत ही specific है, but have found some troponin T in skeletal muscle. हम कार्डियक डिजीजेस में ट्रोपोनिन के कौन से सब यूनिट यूज करते हैं? ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। इसमें सबसे जो अच्छा है वो ट्रोपोनिन आई है, क्योंकि वो तकरीबन कार्डियक स्पेसिफिक है। Because of its increased specificity, Orleb uses troponin I। हाँ, कार्डियोलॉजी वाला होता ट्रॉप आई और ट्रॉप टी, वही ट्रॉप आई और ट्रॉप टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी ये लेव वैल्यू है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रोपोनिन यूज दे तो हो रही, ट्रोपोनिन लेवल बिगिन टू राइज 2 to 3 hours आफ्टर ऑनसेट ऑफ एमआई। तकरीबन वही टाइम है जो सी के था, थोड़ा सा अर्ली। एंड रफली 80% ऑफ एमआई है पॉजिटिव वैल्यू एट 3 hours। Elevation in troponin I and troponin T can persist for up to 10 days. Therefore, it has good utility for retrospectively diagnosing MI. मतलब LDH शाता ची बरातले मतलब prolonged MI कितासो diagnose कोले शिज़ा का देर वक्त पारा पब्लिक के प्रेजेंट है। the LDH पज़े यूज़ की देशी ख्याल हो दे वरता आउ जर अपेयर कीगी नो the C के पज़े यूज़ की देशी او कार्डियक स्पेसिफिक थे नो सी के न पजर ब्रखी खदे नो zaka नन सबा ची कम देर टोलो न यूजफुल के एमसीक्यू राशि द मोस्ट यूजफुल कार्डियक बायोमार्कर चिरे अगर ट्रोपोनिन दे। अब ट्रोपोनिन की बेरा टोल न यूजफुल चिरे अगर ट्रॉप आई दे, ट्रोपोनिन आई एमसीक्यू जो नोट प्लान लगा, ठीक है। ट्रोपोनिन मुंग द प्रोग्नोसिस बारे की खबर आ गई। ट्रोपोनिन की लेवल अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इस बंदे को बहुत सीवियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। डाटा सो रीड के पे पोई गई, ठीक है। दा ट्रोपोनिन दोबारा की खबर है। हाँ, लेब डिटेल्स आप दवाई वस्ता सुलग दी तो गोरे। ये आप लोग जब भी कार्डियक बायोमार्कर्स के बारे में स्टडी करोगे डायग्राम बदल मखिल खा मखा रजी। ये इस कि एक्स एक्सिस में डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ एमआई, 0 डे, 1 डे, 2 डे एमआई होता कले शुरू आगा डेज द दखई मल्टीपल ऑफ द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल।
ये एंजाइम या नॉन एंजाइम प्रोटीन्स की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, जीरो का मतलब है इस बंदे को अभी, जीरो का मतलब है इस बंदे को एम आई होगा, और उस हिसाब का वही सबसे पहले जो राइज करता है वो कौन सा है? मायोग्लोबिन। तो नमक के मायोग्लोबिन दे, हाँ, और सी के आइसोफॉर्म्स दी। अब की मिस्टेक इंपॉर्टेंट मायोग्लोबिन रह दो बेवगोरे ट्रोपोनिन अपेयर करना शुरू कर जाता है, और सी के तकरीबन सी के एम बी और ट्रोपोनिन सेम टाइम बेवगोरे द डॉटेड लाइन जो सी के एम बी दे और द कंप्लीट लाइन जो रेड ट्रोपोनिन दे। तो ट्रोपोनिन और सी के एम बी तकरीबन सेम टाइम पे अपेयर करना शुरू कर लेता है। सी के एम बी पर जल्दी पीक में पहुंच जाता है और जल्दी फिर डिक्लाइन हो जाता है, बेस लाइन में आ जाता है। लेकिन ट्रोपोनिन पीक में जाने के बाद ज्यादा जल्दी मतलब डिक्लाइन नहीं करता, आहिस्ता 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 डिक्लाइन करता है। तकरीबन 10 डेज तक आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नो अब एलडीएच पे किदुन दे वर्कले वो एलडीएच हम तकरीबन पकलारा डिक्लाइन कीगी। नो ट्रोपोनिन तो गोरे जर अपेयर कीगी, जर पीक तरह से खो डिक्लाइन कीगी जर ना। नो दे तरह मायोकार्डियल इंफार्क्शन दपारा स्टार्ट किम ताला खा इंफॉर्मेशन दर के जर अपेयर शी او بیا د ډیر ټایم پورې نو کچاته لیټ مونږ ته راغلی نو په هغه کې مایوکارډیل انفارکشن مونږه معلومولی شو. خو د ری انفارکشن لپاره ښه مارکر وسوم چې دغه سی کې ام بي دی، ځکه سی کې ام بي چې دی هغه زر ډیکلاین شي. نو ری انفارکشن لپاره سی کې ام بي. نو ام سی کیوز هم په دې کې دغه راځي چې د ټولو نه مخکې کم یو پیک ته رسي مایوګلوبین. د ری انفارکشن لپاره کم یوز کیږي سی کې ام بي. د پرولونګ دغه لپاره څه یوز کیږي؟ بس دا ختمو، بس لاست ټاپک دی، لاست سلاید دی، بس ختم. او دغه چې کوم دی د کرونیک مطلب لیټ پریزنټیشن د بار څوک یوز کیدی شي. نو ټروپونین او ال ډي ایچ د ټولو نه ښه مارکر کم یو دی، ښه مارکر چې هغه ډیر سپیسیفیک دی، زره پیر کیږي ډیر وخت لپاره ټروپونین دی. ډیر فضول چې دی، ډیر نان سپیسیفیک چې دی مایوګلوبین چې کوم دی ته وګوره څومره زر ما ته وی یوز کیدی شي، خو هغه ښه مارکر نه دی. هغه په لیبس کې د هغې مجر کول ګراني، هاف لایف ډیر زیات کم دی، ډیر زر ډیسپیر کیږي. نو دوباره مجر کول مونږ ته ګراني، لکه مایوګلوبین ډیر پور دی. یو دغه وجه چې مجر کول پرابلم یو دیم دا چې په ډیر شي ټیشوز کې نان سپیسیفیک دی، نان سپیسیفیک دی. خان نو چې شی تم لیب کې مجر کول نه شي نو دا غي څه دغه شو یوټیلیټي خو ډیر پور دی. ٹھیک شو. چا څه کوېسچن نو دا سمری ده تاسو ټول ټایمینګ دا وګورئ. بیا څه کوېسچن نو وکړئ چې بس خو ها سلاید ته وسته کوم سیار په دې سات